नमस्कार मित्रों। अभी तक हम जो ये रिवीजन की एक श्रृंखला लगा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था कि राज्य की जो परिभाषा है, ठीक है ना, राज्य की परिभाषा से संबंधित है ना, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उससे संबंधित जो है एक चैप्टर लगाया था जो कि 5-6 वीडियोज़ में बनी थी। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो है 3-4 वीडियो को देखा है। इसके संबंधित प्रश्न का रिवाइज़ किया है और राज्य के परिभाषा संबंधित प्रश्न का रिवाइज़ किया है। आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको संप्रभुता आप कहते हैं, ठीक है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता या सॉवरेंटी या प्रभुसत्ता, है ना। तो आज से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, ये भी 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इतना ही यहाँ से आप समझ लीजिए, आपको चाहे एलटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या अन्य और भी जैसे जीआईसी और जीडीसी की जो परीक्षा भी होने वाली है अप्रैल में, उसके लिए यहाँ से समझ लीजिए कम से कम आपको 1 2 3 से मतलब कम से कम यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे इन तीनों टॉपिक से केवल, है ना। इन तीनों टॉपिक में कई प्रकार के विविध प्रश्न भी आ जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आप थ्योरी भी पढ़िएगा और साथ ही साथ ये रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। और कुछ दिनों में ये कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिस सेट, अभी तो ओल्ड पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि न्यू क्वेश्चंस होंगे, एक टेस्ट टाइप का रहेगा, है ना, एक टेस्ट टाइप का रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेली। तो वो भी एक सीरीज चलेगी और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स की वीडियो भी आपके सामने आएंगी। जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे संप्रभुता क्या है, इस टाइप की जो भी एक वीडियोज़ हैं वो भी आपके सामने आएंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। फ़िलहाल आप इस पर कंसंट्रेट करिए। 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, राज्य की परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं आदि से संबंधित, और दूसरा टॉपिक था राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत थे उसके टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं राज्य की संप्रभुता या प्रभुसत्ता क्या होती है, उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ये सब पुराने वर्षों में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है, मतलब मूल विधि के रूप में। मौलिक मतलब मूल विधि के रूप में। ये आम विधि होगी या संवैधानिक विधि होगी या साधारण विधि होगी या लोक विधि होगी। तो ये आपकी संवैधानिक विधि होगी, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। संप्रभुता कहाँ निहित होगी, जनता में निहित होगी। तो ये राजतंत्र है, जनतंत्र है, न्यायतंत्र है या अभिजात तंत्र है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जनतंत्र या लोकतंत्र जिसको कहते हैं, लोकतंत्र, है ना, या इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो संप्रभुता जनता में जहाँ निहित होती है वो किस प्रकार की सरकार होती है वहाँ पर, तो वहाँ जनतंत्र होता है या लोकतंत्र होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि भारत में, है ना, कैसी सरकार है। ठीक है, भारत में कैसी सरकार, मतलब कि भारत में जो संप्रभुता है, भारत में जो संप्रभुता है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। भारत की संप्रभुता, क्वेश्चन आप लिख लें, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है ना। इसका आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति स्थानांतरण हो सकता है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ये किसने कहा है, तो जिसने भी कहा, ये क्या कह रहे हैं कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, मतलब कि पावर जो होता है, एक स्टेट का पावर या जो गवर्नमेंट का पावर है या राजा का पावर है, वो उसका स्थानांतरण हो सकता है, मतलब वो बदला जा सकता है, वो बदला जा सकता है। लेकिन इच्छा जो होती है वो नहीं बदली जा सकती है, ठीक है ना। इच्छा का जो संप्रभु होता है वो नहीं बदला जा सकता है। तो ऐसा कौन कहता है, हॉब्स, पोंदा, रूसो या ऑस्टिन। तो ऐसा ये कहते हैं रूसो, ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लेंगे, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि
इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा है? तो ऑप्शन सी रूसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। राज की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, कौन होता है वो? जन संप्रभुता या विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता? तो वो अभी हम लोगों ने देखा, इसको विधिक संप्रभुता हो जाएगी, है ना, या कानूनी संप्रभुता हो जाएगी, ठीक है ना, या कानूनी संप्रभुता या विधिक संप्रभुता। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित, जो राज्य के द्वारा निर्मित हों एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू हों? ऐसा कानून क्या कहलाएगा? जो राज्य के द्वारा निर्मित हो, ठीक है, जो कहाँ पर निर्मित हो? राज्य के द्वारा, और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू हो। मतलब ये एक स्टेट है, मान लीजिए ये एक स्टेट है और उस स्टेट में ये लोग हैं, है ना, तो यहाँ पर कोई कानून फॉर्म्ड हो रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो ये राज्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और ये कहाँ लागू किया जा रहा है? इन्हीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये जो लोग हैं इन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यह कैसा कानून होगा? ये होगा पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, या राष्ट्रीय कानून, या ऐतिहासिक कानून। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानून ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, तो ऐसा कौन कहता है? हॉब्स हैं, ग्रीन हैं, लॉक हैं, या मिल हैं? तो ऐसा लॉक कहते हैं, है ना, ऐसा लॉक कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, है ना। लॉक का क्या कहना है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि लॉक जो है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी क्या, सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, या इसको कभी कभी ऐसा देता है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, ऐसा भी लिख देता है, हिंदी में ऐसे लिख देता है टू ट्रीटाइज। तो ये याद रखेंगे, इनकी हो गई लॉक की, है ना, लॉक की हो गई ये। में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संपर्क को स्पष्ट करते हुए कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में बाधा न उत्पन्न करें। इसलिए कानून की मतलब कानून ज़रूरी होता है। ये क्या कहते हैं कि अगर एक स्टेट नहीं होगा, मतलब कानून नहीं होगा, तो क्या होगा? जब जो है ये विकास करेंगे, मतलब जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य की स्वतंत्रता 3 स्वतंत्रताएं देते हैं ना, 3 अधिकार देते हैं। कौन कौन से? लॉक 3 अधिकार देते हैं मनुष्य को, जीवन, स्वतंत्रता, है ना, और संपत्ति की। बोलते हैं जब मनुष्य इनका दोहन करेगा या इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, तब इनको जो है यूज़ करने में कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? तो वो राज्य करेगा। और राज्य कैसे करेगा? कानून के द्वारा करेगा। तो इसलिए कानून आवश्यक है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता तो नहीं, ठीक है ना, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यानी कानून होना आवश्यक है ताकि ये जो मनुष्य हैं उनकी स्वतंत्रता बाधित ना हो सके, है ना, इनकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित ना हो सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? कानून जो है जनमत के आगे आगे भी चले, तो ऐसा कौन कहता है? अप्पा दुराई, आर.जी. कैटल, या डी.पी.एस. मुहार, या आर.एन. गिलक्राइस्ट? तो ऑप्शन सी डी.पी.एस. मुहार, याद कर लेंगे इसको आप लोग, है ना। आगे आगे चले कानून, आगे आगे चले कौन बोलता है? तो डी.पी.एस. मुहार। अगला प्रश्न है 8वां, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो ऐसा कौन कहता है? सालमंड, ऑस्टिन, डायसी, या हॉलैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉलैंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो टी.ई. हॉलैंड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस
जूरिस्प्रूडेंस, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, टी हॉलेट की बुक है, के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ ही कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधिक डी ज्यूरी, विधिक डी ज्यूरी का मतलब है क्या? सर्वसत्तात्मक का मतलब क्या है? कि एक व्यक्ति को शासन करने का, एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने के कानूनी अधिकार, मतलब कि जिसके पास लॉ हो, जिसको लॉ मतलब जिसके पास लॉ हो, ठीक ना। संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन, ये नहीं सही है। संविधान द्वारा एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए गए हैं लेकिन वह सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता, ये भी नहीं ठीक है। राज्य का संवैधानिक शासन, ये भी नहीं ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। डी ज्यूरी का मतलब यानी विधिक सर्वसत्तात्मक का मतलब है कि एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता को वश में रखने का कानूनी अधिकार, ठीक है ना। एक व्यक्ति जिसके पास मेन लॉ का अधिकार होता है ना, तो इसका मतलब हो गया डी ज्यूरी, ठीक। तो इसकी व्याख्या देख लेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। बाकी इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, डी ज्यूरी है ना, और डिफैक्टो क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक डी ज्यूरी होता है, इसमें एक डिफैक्टो भी होता है, एक डी ज्यूरी है एक डिफैक्टो भी होता है ना, आगे आएगा हो सकता है। तो अभी इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, तो आप लोग उसको थ्योरी में देख लीजिएगा। तो लिखा है विधिक यानी डी ज्यूरी प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है, मतलब कि कानूनी रूप में प्रभुसत्ता का अधिकारी है, ठीक है। संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो, है ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है प्रभुसत्ता उसी व्यक्ति को माना जाता है जो कानून की दृष्टि में प्रभुसत्ता का अधिकारी हो, है ना, वहाँ पर वो डी ज्यूरी हो जाएगा। अभी ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना होइएगा। इस पे मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट भी करिएगा, बाकी मैं तो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द ही। अगला प्रश्न देखते हैं। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? कानूनी अधिसत्ता की बात किसने किया? तो ये हैं हॉब्स, रूसो, लॉक या टी एच ग्रीन, तो वही हो जाएंगे हॉब्स, है ना। कानूनी जो है सत्ता की बात सबसे पहले जो है हॉब्स करता है, तो इसका जो है व्याख्या देख लेंगे आप। हॉब्स आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक जो राजनीति है उसका जन्मदाता कहा जाता है। एक ये फैक्ट है आपका, ये नोट करेंगे। उसने ही राज को बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानून संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया, ठीक है ना। जब कहा जाएगा कि इसीलिए हॉब्स को जो है संप्रभुता का जनक भी बोलते हैं, ठीक। कानूनी संप्रभुता को पहली बार इन्होंने प्रस्तुत किया जिसे बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। बाद में कौन कौन आया? बेंथम और ऑस्टिन ने एक कानूनी संप्रभुता को जो है सिद्धांत बनाते हैं। ऑस्टिन को जो है प्रमुखतः कानूनी संप्रभुता का प्रवर्तक माना जाता है ना, ये याद रखेंगे, ये फैक्ट है पूरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कानून संप्रभु का एक आदेश है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो लॉस्की, ऑस्टिन, बेंथम, डायसी, तो ये हैं ऑस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है। इस पर कंफ्यूज ना हो जाइएगा, बहुत सरल क्वेश्चन होता है, बहुत जल्दी गलत भी होता है। ये यूपी जैसे 2015-12 लगातार जीएसटी में पूछा है, आगे भी आया होगा। तो कानून संप्रभु का एक आदेश ऐसा कौन कहता है? तो ऑस्टिन, यानी ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 12वां प्रश्न है अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? अतः प्रकृति का कानून जो है वो उचित तर्क का आदेश है, ऐसा कौन कहता है? अब मतलब राज्य से पहले जो है प्रकृति की बात कौन कहता है, प्राकृतिक अधिकार कौन देता है जो है मनुष्यों को? तो वो हॉब्स देते हैं पहली बार, है ना। हॉब्स, लॉक, रूसो आप पढ़े होंगे ना सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। तो राज्य के बारे में जब बात करते हैं तो मनुष्य को एक उचित कानून देने के तर्क का आदेश करते हैं वो, कि प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है ना। तो अरस्तु, एक्विनास दिया है, स्पेंसर दिया है और हॉब्स, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, यानी हॉब्स। अब पीछे हम लोग इसको लगा चुके हैं।
आपको जो है इसकी व्याख्या चाहे तो एक बार देख लीजिए। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए, देखिए प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर जो वही बात कर रहे थे। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राजविहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्यपरक रूप में स्थापित करता है। वो क्या कहता है कि राज जब नहीं बना होता है, राज से पहले जब मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था रहती है, वहाँ भी एक अधिकार मनुष्य को देता है ना, कि अपने जीवन सुरक्षा का अधिकार देता है, ये देता है। तो वही चीज़ कह रहा है वहाँ पर, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत है, या आदेशात्मक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, या समाजशास्त्री सिद्धांत है। तो कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत हो जाएगा आदेशात्मक सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। इसका समर्थन कौन कौन करता है? बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डायसी की कृतियाँ मिलती हैं। प्राकृतिक कानून सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। किस अर्थ में? सकारात्मक रूप में। यह सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता का आदेश है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14वां। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे मनुष्यों को आदेश देने का अधिकार रहता है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। तो ये एक जैसे सर्वसत्ता टाइप की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन कहेगा? हॉब्स, लॉक, रूसो या बोंदा। तो यहाँ पर हॉब्स हो जाएंगे, है ना। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो राज्य के समुदाय संगठनों से अलग करता है? तो भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या, है ना। तो इसमें आपका प्रभुसत्ता या संप्रभुता हो जाएगी। ऐसा क्यों? भूभाग अगर जैसे नहीं भी हो, लीज पर भी होंगे तो भी चल जाएगा। प्रशासन जो है, प्रशासन तो बनता बिगड़ता रहता है, मतलब एक शासन जाएगा दूसरा आ जाएगा। प्रशासन ठीक हो ना हो वो एक अलग की बात है। जनसंख्या कम हो ज़्यादा हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक राज्य के लिए। लेकिन प्रभुसत्ता अगर नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा, वो राज्य नहीं कहलाएगा। प्रभुसत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए राज्य के तत्वों में सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य की आत्मा वाला तत्व कौन से कहा जाता है? वो प्रभुसत्ता या संप्रभुता को या सॉवरेनिटी को, है ना। याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए पीछे हम लोग कई बार इसको लगा चुके हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो न्यायतंत्र है, क्षेत्र है, जनसंख्या या संप्रभुता? तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा कि न्यायतंत्र, जैसे आप समझेंगे कि हाँ जुडिशरी सबसे बड़ी, तो जुडिशरी तो तब आएगी ना जब राज्य रहेगा भाई। जब राज्य इस्टेब्लिश्ड रहेगा तभी तो जुडिशरी आएगी। तो सबसे पहले संप्रभुता ज़रूरी है, तभी तो राज्य का निर्माण होगा, तभी तो राज्य कहलाएगा। वो जब राज्य कहलाएगा तब भी ये सब चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाएंगी, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या? संप्रभुता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। वही संप्रभुता, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो ये सब आपको लगाने का अभ्यास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, फिर से वही सरकार, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। तो यहाँ पर संप्रभुता सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आत्मा कहलाता है राज्य के तत्वों में, ठीक है ना। है तो ये तीनों, सरकार, जनसंख्या, भूमि। ये गलत नहीं है कि ये सरकार नहीं होता है, जनसंख्या नहीं होती या भूमि नहीं होती। ये 4 तत्व हैं, बताया था ना हमने, राज्य के 4 तत्व बताए थे। तो ये चारों हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? संप्रभुता। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का आत्मा तत्व किसे माना जाता है? तो वही भूभाग, जनसंख्या, सरकार या संप्रभुता? तो संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? अभी एक क्वेश्चन ऊपर लगाया था हमने, संविधान, सरकार, राष्ट्रपति या जनता? तो सिंपल सी बात है, जनता में, है ना। लोकतंत्र ऐसा जहाँ पर जनता में निवास करेगी संप्रभुता, वो कैसा देश हो जाएगा? तो वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। वो देश कैसा हो जाएगा? लोकतांत्रिक देश हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? तो प्लेटो, अरस्तु, बोंदा या लॉक? तो सबसे पहले बोंदा ने किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अगर इनका क्रम जानना होगा, सबसे पहले आते हैं बोंदा,
ठीक है। इसके बाद जो है हॉब्स, फिर रूसो, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ऑस्टिन। याद रखिए सबसे पहले हॉब्स, सबसे पहले बोंदा, हॉब्स, फिर रूसो, फिर ऑस्टिन। शायद ऊपर मैंने हॉब्स बोल दिया था, तो वहाँ पर बोंदा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, बोंदा। तो सबसे प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया, तो बोंदा ने किया, है ना। और कभी कभी जब बोंदा नहीं दिया होगा तब वहाँ पर हॉब्स आप लगा देंगे, है ना। जब पूछा जाएगा कानूनी संप्रभुता की बात होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर आप ऑस्टिन लगा देंगे सबसे पहले, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी माइनर चीज़ें हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं आएगा ये। जहाँ पर जब पूछा जाएगा सबसे पहला निरूपण किसने किया, तो बोंदा लगा देंगे। अगर बोंदा बहुत अधिकतर नहीं देता है, तो नहीं दिया, तो वहाँ पर सबसे पहले आप हॉब्स लगाएंगे। इसके बाद अगर कानूनी संप्रभुता को सर प्रमुख बोल दिया गया कौन है, तो ऑस्टिन आप लगा दीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है, उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहता है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहता है। ऐसा कौन कहता है, डायसी, गिलक्राइस्ट, पार्कर या प्राइस। तो ऐसा कहने वाले हैं गिलक्राइस्ट, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इसको फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ऐसा कौन कहता है, तो डायसी, गिलक्राइस्ट, लिकॉक या गैटल। तो ऐसा कहने वाले गैटल हैं, ठीक, ये भी याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। देखिए इसके लिए धारणाएं जो है, जो इसकी मुख्य अवधारणाएं हैं कि वैधानिक संप्रभुता क्या है, राजनीतिक संप्रभुता क्या है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही वक्त मिलता है तो मैं इस पर वीडियो आपके लिए डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैटल। अगला क्वेश्चन है 24वां कि संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। संप्रभुता की जो अवधारणा है वो क्या है, राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसी धारणा होगी, तो वैधानिक होगी ना, विधिक होगी, लीगल होगी, है ना, लीगल होगी। क्यों, क्योंकि संप्रभुता कैसी है संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब मतलब संप्रभुता होगी तभी तो राज्य का फॉर्म्ड होगा, तभी तो राज्य बनेगा ना। तो वो कैसा हुआ, तो वो तो लीगल चीज़ हुई, लीगल बात हुई ना। जब ये लीगल बनेगा तभी तो अन्य चीज़ें लीगल होंगी, ठीक। तो कैसी धारणा है, ये वैधानिक है, लीगल है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि राज्य पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तो यह किसका वक्तव्य है, तो जेरेमी बेंथम का, या रूसो का, या जॉन ऑस्टिन का, या जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो ये है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या कहते हैं कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है ना। व्यक्ति कहाँ पर, व्यक्ति अपने मतलब शरीर पर और स्वयं पर और अपने मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। ये व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, कौन, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। तो 26वां प्रश्न है बाह्य संप्रभुता, ठीक। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया, तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा ग्रोशियस, ओपेनहाइमर, कांट या रूसो। तो ये दिया है ग्रोशियस ने। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट है। तो ये अवधारणाएँ हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगी। बाह्य संप्रभुता को किसने दिया, तो ये ग्रोशियस हैं, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस, और अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे के क्वेश्चन जो है करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाइए क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है ना। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, अपने घर में जो भी लोग हों सबके मोबाइल में प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।